चलिए आइए। आज बच्चे कम कैसे दिख रहे हैं? गर्मी है? क्या नहीं है? अभी तक आपका जुगाड़ बैठा नहीं गया तो हैं? चलिए ठीक है, चलो जी जो भी है अपने स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बजट पर बात, ठीक है ना। देखो, बजट के संबंध में कई ऐसे तथ्य है, वो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा वक्त मिला तो, नहीं तो कई बार बताया भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बजट जो है बुजेट शब्द से लिया गया है, जो कि एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, और बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। केंद्र के संबंध में चाहे राज्य के संबंध में संविधान में इसके लिए जो शब्द दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ये इस तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिया गया है। तो वो हम आगे चलकर बात कर देंगे। वित्त मंत्री पेश करता है, इस तरीके से हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, ये है। चलिए जी, अब मेरी बात को यहाँ ध्यान से सुनना। देखो बेटा, एक बात मैं यहाँ इसको शुरू करने से पहले बता दूं, हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, समझ जाओ, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये सचेत कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यदि आपने गलती कर दी ना तो फिर वो क्वेश्चन सही नहीं होगा आपका, और थोड़ा सा उलझन भी है, सभी है, होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। जैसे राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, व्यय लाभ वगैरह जो भी सब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बाद में मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक कुछ क्वेश्चंस दे दूं ताकि आप उसको कर सको किस तरीके से, आए हुए क्वेश्चन, इससे आपका बजट तैयार हो जाएगा। और जब नई सरकार बनेगी, बजट पेश करेगी, तो ये शब्द आएंगे तो आपको अखबार पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए बजट। बजट, बजट आ जाइए, तो इसमें लिख दीजिए क्या मैं ये जो लाइन लिख रहा हूं, आय व्यय का लेखा जोखा, सही है गलत है? हमें कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च करना है, उसका क्या है, लेखा जोखा है, ठीक है ना। हमारे घर में जब इनकम आती है तो हम डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ कहाँ लगाना है, दूध वाले को कितना देना है, सब्जी वाले को कितना देना है, ठीक है। अब जो आया वो आय हो गई, व्यय जो हमारा खर्चा हो गया। ऐसे ही देश का खर्चा होता है, उसे हम बजट के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो यह आगामी वर्ष के लिए होता है, आगामी वर्ष के लिए होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी जो बजट आएगा उसके लिए हम क्या कहेंगे, आम बजट 2024-25 ऐसे कहा जाएगा, ठीक है ना। उसको ये कहा जाएगा, बजट आगामी वर्ष के लिए होता है, पहले वाले के लिए नहीं होता। पहले वाले के तो आर्थिक समीक्षा होती है, वो इकोनॉमिक रिव्यू होता है ना, बताते हैं हमने इतना प्राप्त किया, वो अलग चीज होती है। चलिए जी, अब देखिए इसमें लिख दीजिए, देखो मेरी बात सुनिए। यदि कई बार आप एक शब्द सुनोगे और हो सकता है आपको आसपास यहां मिल भी जाए, ठीक है, आपको ऐसे मिलेगा इस बार का बजट जो है घाटे का बजट रहा, ऐसे शब्द मिलेगा आपको। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब बजट पेश होता है तो फिर जो इसके एनालाइज करते हैं
इकोनॉमिस्ट वो कह देते हैं ये बजट घाटे का बजट है, ऐसे बोल लेंगे, आएगा ये, ठीक है, और लगभग ही घाटे का बजट ही होता है, इसलिए मैंने फायदे का बजट नहीं बोला, ठीक है ना, लगभग घाटे का ही होता है। अब घाटे का मतलब ये नहीं होता है कि हम नुकसान में हैं। ठीक वैसे ही बात है कि जैसे हमने कोई मकान लिया, ठीक है, मकान लिया तो हमने लोन लिया, ठीक है, अब हम उसका महीने महीने किस्त भर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए तो हम जो पैसा दे ही रहे हैं, वैसे तो इनकम थोड़ी है हमारी, हमने तो मकान लिया है फिर उसका पैसा भर रहे हैं, तो एक तरीके से हम क्या घाटे में चल रहे होते हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, हम आने वाले समय में क्या है पूंजी बना रहे होते हैं। ठीक ऐसा इसके साथ सिस्टम होता है कि एक बार आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप अभी नौकरी की तैयारी करते हो, नौकरी की तैयारी करते हो तो आप कोचिंग करते हो, किताबें खरीदते हो, पेन पेंसिल खरीदते हो, तो इस पर पैसा लगता है, ठीक है। अब आपको लाभ थोड़ी हो रहा है, ये लाभ थोड़ी लग रहा है ये तो, ठीक है। अब आप नौकरी लग गए तो उस दिशा में जा रहे हो आप, ठीक है ना, वो बाद की बात है, लेकिन पहले तो लग रहा है ना भाई। वैसे नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने माता पिता के लिए खर्चा ही तो हो, है कि नहीं, एक इकोनॉमिक्स की भाषा में अपने पढ़े तो खर्चा ही तो। वो आप पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब पता नहीं ये निवेश फायदेमंद हो हानिकारक हो, इसका आने वाला भविष्य तय करेगा, इसका तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो है नहीं कि उन्होंने यदि आपको कोचिंग के लिए पैसे दे दिए तो आप मतलब नौकरी लगो ही लगो, समझाने के लिए कह रहा हूं, लग जाओगे टेंशन मत रखो, लेकिन मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं। तो इसको घाटे का बजट का मतलब ये होता है जब इनकम कम होगी, पैसा कम होगा, ठीक है, लेकिन आप खर्चा ज्यादा करोगे। हम ये कर देंगे, जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन समोसे के साथ साथ रसगुल्ले भी खाने और छाछ और पीनी है, समझो, है 100 रुपए। इसका मतलब ये होता है, इसको बढ़िया तरीके से समझना, जहां ना समझ में रोक लेना, मुझे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये घाटे का बजट होता है। तो कोई हैरत की बात नहीं, आपसे पूछा जा सकता है घाटे का बजट क्या होता है। जो इनकम ज्यादा होती है खर्चा कम ज्यादा होता है, इनकम कम खर्चा ज्यादा, ये है। इसको इस साधारण भाषा में ऐसे का ऐसा लिख दीजिए। चले, आइए नई लाइन से लिखिए। बजट 3 भागों में होता है, बजट 3 भागों में होता है। ऐसे भी कह सकते हो बजट के 3 भाग होते हैं। ए बी सी, ए बी सी। एक तो वो होता है किसके लिए, वित्तीय वर्ष जो पूरा हो चुका है, वित्तीय वर्ष जो पूरा हो चुका है उसके लिए होता है। फिनेंशियर, फिनेंशियर तो आप समझते हो ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष जो पूरा हो चुका है, जहां भी ना समझ में रोक लेना, वित्तीय वर्ष जो पूरा हो चुका है, आगे और क्लियर करूंगा, उसमें लिख दीजिए। दूसरा जो होता है ये होता है जारी वित्तीय वर्ष, जारी वित्तीय वर्ष मतलब जो चल रहा है, जारी वित्तीय वर्ष, जारी वित्तीय वर्ष। तीसरा होता है बजट प्रेजेंटेशन, मतलब बजट का प्रस्तुतिकरण, हिंदी में कहो तो इसको बजट का प्रस्तुतिकरण।
बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण। चलें, अब आप देखिए, हम जो बजट पेश करते हैं, ठीक है, आप जानते हो कि बजट फरवरी में पेश किया जाता है, ठीक है ना। पहले ये कोई पेश किया जाता था 9, 10, 15 फरवरी के आसपास, लेकिन अब इसकी डेट फिक्स कर दी गई है 1 फरवरी। 1 फरवरी को बजट पेश होता है, ठीक है ना। अब 1 फरवरी को जो बजट पेश होता है वो किस फिनेंशियल के लिए होता है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को बजट पेश किया गया, ये बजट किस फिनेंशियर के लिए होगा? ये होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। अब हम पेश कब कर रहे हैं? 1 फरवरी को। 2 महीने बच गए ना, बजट हम पहले पेश कर रहे हैं, तो मतलब 10 महीने चले गए, ठीक है ना। 10 महीने जो चले गए हैं इसको पढ़ो। वित्तीय वर्ष जो पूरा हो चुका, बताना तो पड़ेगा ना हमें, ठीक है ना भाई। अगला पिछला सब लेखा, आय का लेखा जोखा तो यही तो होगा, ये थोड़ी होगा हम 1 फरवरी से चलेंगे, ठीक है ना। ये जो पूरा हो चुका है। अब आ जाइए जारी वित्तीय वर्ष, ये जो चलेगा, ठीक है, और उसके बाद बजट प्रेजेंटेशन होगा। तो ये बताइए इसमें अस्थायी आंकड़े कहां होंगे? जारी में, शाबाश, बहुत बढ़िया। और वास्तविक आंकड़े कहां होंगे? ये हो गया। और अनुमानित आंकड़े कहां होंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप, मुझे अच्छा लगा, समझ रहे हो आप चीज को। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें वास्तविक आंकड़े होते हैं। इसमें वास्तविक आंकड़े होते हैं, रियल डाटा, ये फिक्स है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अस्थायी आंकड़े होते हैं। अस्थायी मतलब बदल सकते हैं, हमें नहीं पता भी क्या होगा 2 महीनों के अंदर। अब वो कह रहा है 1 अप्रैल से आगे अनुमान है साहब 8% हमारी विकास दर रहेगी, रहे ना रहे हमें नहीं पता, हो सकता है ज्यादा रह जाए, हो सकता है कम रह जाए। तो इनको कहते हैं अनुमानित आंकड़े। लिख दीजिए, इसमें अनुमानित आंकड़े होते हैं। इसमें अनुमानित आंकड़े होते हैं। अनुमानित आंकड़े होते हैं। चले, आइए, ये तो एक बेस है आपका। अब आइए हेडिंग डाल दीजिए, बजट के घटक। इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट के घटक, कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट। आइए देखिए, सबसे पहले लिखो बजट अनुमान। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लिख दीजिए, यह अनुमान पर आधारित होता है। यह अनुमान पर आधारित होता है। अनुमान पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब अनुमान है और कुछ नहीं। फिर लिखिए, दूसरा लिखो,
पूरक मांग, कंप्लीमेंट्री डिमांड, कंप्लीमेंट्री डिमांड, कंप्लीमेंट्री डिमांड। ठीक है। अब आप देखिए आपके घर का बजट कैसे तैयार होता है। ऐसे ही तैयार होता है ना, मेरे को एक जींस लेनी है जी, मेरे को फीस जमा करानी है, मेरे को इस बार वहां जाना है, तो सब डिस्ट्रीब्यूट करके कि भाई ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये इतना इसको दे दो, इसका इस दे दो। मतलब बजट तैयार करते समय हमें ये पता होता है कि किसको क्या देना है, समझे ना। अब कितना देना है कैसे, वो बाद की बात है। पहले डिमांड आती है, कहा जाता है कि भाई पापा मुझे इस बार इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए। अब घर में सारे ऐसे बोलते हैं, फिर वो पैसे आते हैं, इनकम आती है, तो उसमें कहते हैं भाई तू इतने से काम चला, तू इतने से काम चला, तू इतने से काम चला, समझे। वो जो डिमांड होती है वो पूरक होती है। जैसे सरकार होती है, मंत्रालय होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, वो कहता है हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। अंतरिक्ष डिपार्टमेंट, अंतरिक्ष विभाग जो है अपना, जो विज्ञान में प्रौद्योगिकी विभाग, वो नहीं कहता हमें इतना बजट दो तभी चंद्रयान 3 जाएगा। बोलते हैं ना ऐसे, तो पहले मांगेंगे तभी तो देना पड़ेगा ये। तो इसमें लिख दीजिए मांग पर आधारित होता, पहले से की गई मांग पर, पूरक का मतलब पहले से की गई मांग पर आधारित होता है। चले, अब बेटा थोड़ा अलर्ट हो जाना, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि अब थोड़ा आपसे दिक्कत आ सकती है। आपको आने नहीं दूंगा, प्रयास रहेगा, लेकिन मेरे से ज़्यादा आपका प्रयास होता है कि आप उसको कितना समझ पाते हो। हालांकि ये भी लागू होता है कि मैं कितना समझा पाता हूँ, उसमें मैं कितना सफल रहता हूँ, लेकिन यदि दोनों का तारतम्य बैठ जाए ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। देखिए 2 मिनट रुक जाइए। 2 शब्दों को आपने ध्यान रखना है, एक तो राजस्व। अब इसमें लाभ भी आएगा, पूंजी भी आएगा, घाटा भी आएगा, सब आएगा इसके अंदर, आय भी आएगी, प्राप्ति भी आएगी, ठीक है। फिर जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस बार जो पेपर होगा ना वो नया पेपर होगा और आपके लिए एक बहुत माइलस्टोन होगा। वो आप देखोगे ना, आपको लगेगा यार हमें इस बार जो मिला है ना वो अर्थशास्त्र के जनक जैसे क्वेश्चन के अलावा थोड़ा अलग हटके मिला है। वो आपको जोर आएगा उसके अंदर, चाहे उसके अंदर 50 क्वेश्चन ही क्यों ना हो। तो आपने एक तो राजस्व को समझना है और एक आपने समझना है पूंजीगत को, 2, ठीक है ना। देखिए बजट 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक राजस्व बजट होता है, एक पूंजीगत बजट होता है। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे, फिर हम इनको मिला देंगे, ठीक है। आ जाइए, नई लाइन से लिखिए, बजट 2 प्रकार का होता है। बजट 2 प्रकार का होता है। कैपिटल ए में लिखो, पहले नाम ही लिख दो क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं तो आप हो सकता है आप भूल जाओ। एक राजस्व बजट होता है, ठीक है ना, इसको रिवेन्यू बजट बोलते हैं। इंग्लिश के भी वर्ड थोड़े ध्यान में रखो, मैं कई बार मैं बोल नहीं पाता हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन आप पूछ सकते हो। तो राजस्व बजट, रिवेन्यू बजट बोलते हैं इसको। दूसरा होता है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट, ये जो पूंजीगत होता है इसको बोलते हैं कैपिटल। पूंजीगत बजट, ठीक है ना, कैपिटल बजट, ठीक। आइए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए राजस्व बजट, ए पोर्शन, राजस्व बजट डाल दीजिए, रिवेन्यू। ये अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों की तरफ ही आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना।
देखिए मैं सबसे पहले आपको लिखाने जा रहा हूं राजस्व प्राप्तियां, इसको कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां। अब देखो, जब हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप यह क्वेश्चन देखोगे कहीं भी जाकर, एसएससी के देख लेना, आईएएस के देख लेना, सीडीएस के देख लेना, जब आप देखोगे आपको ये शब्द मिलेंगे वहां पर, क्या होती है राजस्व प्राप्ति, निम्न में से कौन सी राजस्व प्राप्ति है। बहुत आसान है, ये आसान है, लेकिन जब तक हम इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम इसको आगे नहीं कर सकते। ठीक है ना, ध्यान रखना, राजस्व प्राप्तियां ये होती है जी, पहले तो ये लिखो, लिखिए, इसमें वो आइटम आते हैं। अब मेरे को कुछ शब्द मिल नहीं रहा इसके लिए, ठीक है ना। आइटम, आइटम वो नहीं है जो सोच रहे हो ये पढ़ाई वाला आइटम है, लिखो इसमें वो आइटम नहीं, वो कई भावनाएं भड़क जाती है ना कि यार ये यहां कहां से आ गए यार। इसमें वो आइटम आते हैं जो हमारी, इसमें वो आइटम आते हैं, अभी मेरे के शब्द नहीं बन रहा मेरे, ये है संपत्ति नहीं आती, संपत्ति अलग चीज। जैसे मैं बता देता हूं आइटम का क्या है। जैसे ये कोचिंग संस्थान मेरा आइटम है, समझे ना, मेरा खेत मेरा आइटम है, आपकी नौकरी आपकी आइटम है, ठीक है, नौकरी, ठीक है। अब ज्यादा मत बुलाओ मेरे से, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। लिखो, इसमें वो आइटम आते हैं, इसमें वो आइटम आते हैं जो हमारी कमाई, ठीक है ना, मैं जानबूझकर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये किताबों में नहीं होते हैं, ठीक है, जो हमारी कमाई, ब्रैकेट में लिख देना आय, इनकम, का हिस्सा होते हैं, जो हमारी कमाई हमारी आय का हिस्सा होते हैं, ठीक है, जो जिससे हम कमाई प्राप्त करते हैं। मेरे शब्द आ गया ध्यान में, इसको आप कह सकते हो स्रोत, स्रोत एसेट्स भी कह सकते हो, एसेट्स भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन स्रोत ज्यादा सही रहेगा, स्रोत, ठीक है ना, जो हमारी कमाई का हिस्सा होते हैं, मतलब वे साधन, वे सोर्सेज, वे स्रोत जिससे हमें कमाई प्राप्त होती है, जिससे हमारे को इनकम आती है, खर्चा नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना, सिर्फ कमाई, हमारी कमाई, ठीक है। और आसान भाषा में इसको कहो तो आप ये कह सकते हो सरकार की आय, इनकम। राजस्व प्राप्ति क्या होती है, सरकार की कमाई, ठीक है ना, समझ में आई बात सारी, सरकार की कमाई, सरकार के पास कितना पैसा है वो राजस्व प्राप्ति है, ठीक है। एक लिख दीजिए, सरकार की एक वर्ष की आय, सरकार की एक वर्ष की आय, सरकार की एक वर्ष की कमाई कह दो, आय कह दो, जो भी है ये, चले। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, सरकार को जो इनकम प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था टैक्स से, ठीक है। देखिए ध्यान रखें, आपके क्वेश्चन आता है कि राजस्व प्राप्ति में क्या आता है। 2 मिनट रुकी जाइए, एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। इधर देखिए एक बार, लिखो मत, इंग्लिश वर्ड आपको लिखाया हुआ है। राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, एक होती है कर राजस्व प्राप्ति, ठीक है ना, आप कह सकते हो टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट,
ठीक है ना, आप इसको TRR कह सकते हो, आपकी किताबों में भी ये बात लिखी होती है, TRR। TRR कितना प्राप्त हुआ, अखबारों में आता है TRR कितना है इस बार, ऐसे आता है, तो वहां फिर आपको गड़बड़ी नहीं, वो कर राजस्व प्राप्ति होती है। दूसरा इसके साथ होता है गैर कर राजस्व प्राप्ति। अब आपको हर शब्द का अर्थ पता होगा ना, आप तभी आप इसको कर सकते हो, नॉन TRR। ठीक है, आइए अब आपने राजस्व प्राप्ति समझ लिया, समझा कि नहीं समझा? समझ गए ना, क्या है राजस्व प्राप्ति? सरकार की कमाई, ठीक है, सरकार की वह कमाई जो सरकार को टैक्स से प्राप्त होती है उसे हम TRR कहते हैं। सही है गलत? सरकार की वह कमाई जो टैक्स के अलावा अन्य सोर्सेज से प्राप्त होती है उसे हम नॉन TRR कहते हैं। सही है गलत? हो गई बात, इतनी होती है। अब इसमें क्या करता है आपका एग्जामिनर, कहता है राजस्व प्राप्ति है, वो क्या करता है, जैसे TRR, नॉन TRR, विदेशी ऋण, ऐसे डाल, देखो पेपर को देखना, ऐसे डाल देगा, दूसरे में इतना इतना सा लिख देगा, तीसरे में माइनस कर देगा, समझ में ही नहीं आएगा आपके क्या लिख रहा है ये। बस आपको स्थिर रहना है इन पर, आ जा भाई। हाँ, इनको भी निचोड़ता है वो, लेकिन पहले हमें पहली सीढ़ी तो पता हो, तो पहली सीढ़ी ये है, आगे भी वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन पहले हमें ये समझ में आ गई, उतार लीजिए इसको। चलें, आइए अब बहुत तरीके से डायग्राम के माध्यम से अपनों ने करना है। इसमें थोड़ा सा कम लिखा जाएगा क्योंकि इसमें लिखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कराया भी हुआ है। इसमें थोड़ा लंबा लंबा आएगा, लेकिन इसके नीचे नीचे लिखना है और रट लेना है उसको। हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी बाई चांस किसी के थोड़ी समस्या आए तो रट लेना इसको। वहां से ऑप्शन आएंगे और मैं ऑप्शन भी बता दूंगा कौन से तंग करेंगे आपको, ये तंग नहीं करेगा, ठीक है। लिख दीजिए, टैक्स से प्राप्त होने वाली आय, 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 ब्रैकेट में लिख देना, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, दोनों सब इसके अंदर है। टैक्स से प्राप्त होने वाली आय, आइए इधर आ जाइए। अब ये टैक्स के अलावा है, चलो हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं। मुझे ये बताइए, टैक्स को छोड़कर सरकार और किससे इनकम प्राप्त करती है? अपने दिमाग से जवाब दीजिए, बताइए। जैसे सरकार लोन देती है, उससे ब्याज मिलता है सरकार को, तो सरकार को फायदा हुआ, ठीक है। टोल टैक्स, आप जो फी जमा कराते हो फॉर्म की, ये किसके पास जाती है? सरकार के पास, इनकम ही तो है।
समझे ना, फी हो गया, सब इसके अंदर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आइए तो तरीके से लिखना है, लिखिए, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ऋण से, सही है गलत है? भी सरकार जो ऋण देती है, ऋण से प्राप्त आय, पूरा लिख दो, ऋण से प्राप्त आय, ठीक है। आइए, प्लस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, सार्वजनिक कंपनियां जो इकाई होती है, आप कुछ ना लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनियां हो गई, ठीक है ना, जैसे BSNL हो गई, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। समझ में आई बात सारी? चलिए, अच्छा जैसे मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हो और आपका चालान कट गया, जुर्माना लग गया ना, या किसी ने कोई अपराधी किया, कोर्ट में गया तो उसको जुर्माना मिला, तो वो जुर्माना कहाँ जाएगा? सरकार के पास। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जुर्माना, फी, ये सब इसके अंदर आएगा। जुर्माना है, फी है, और सर्विस, सरकार सर्विस देती है आपको, सर्विस देती है सरकार आपको, ठीक है। सर्विस किसकी देती है आपको? विद्युत की सर्विस देती है, बिजली देती है आपको, ठीक है ना, बिजली, ठीक है। बैंकिंग, विद्युत की, बैंकिंग की, ठीक है, ये सर्विस है सरकार की, ठीक है। बीमा, ठीक है, यहां जो सरकारी जो बीमा है ना उसकी बात कर रहे हैं हम, ये बीमा, विद्युत। अब जो बिजली है ये कौन दे रहा है आपको? सरकारी तो दे रही है, तो इससे आपसे पैसा लेती है वो। आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, सरकार ने यूनिट के रेट बढ़ाए, तो अपनी इनकम ही तो बढ़ा रही है वो, ठीक है। ये सब इसके अंदर आते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, ये सारे। चले, अब ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है ना, ये आसान सी चीजें हैं, इसमें हर बच्चा यदि एक दो बार पढ़ लिया, रिपीट कर लिया, तो वो कैच कर लेगा उस चीज को कि नहीं नहीं ये अब नॉन TRR है, ये TR, वो कैच कर लेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपने ध्यान में रखनी है, प्लस, और अब आप इनको टिक करते रहना, ज्यादातर ऑप्शन यहाँ ये आते हैं। बीमा वगैरह, अब जैसे मान लीजिए सरकार की गैर राजस्व प्राप्ति है, उसमें दे दिया बीमा, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप उसको नहीं समझ पाओगे, कि आप कहोगे बीमा तो गैर राजस्व भी है, ठीक है ना। तो ये लिखिए, इसमें लिखिए, अन्य देश व अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा, अन्य देश व अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा दिया गया अनुदान, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, दिया गया अनुदान, इसको ग्रांट बोलते हैं, अनुदान को ग्रांट बोलते हैं, GRANT, अनुदान, ठीक है ना। दिया गया, कोई भी संगठन है, ठीक है ना, जैसे WHO ने कोरोना के निवारण के लिए भारत को इतने रुपए दिए, वो सब भारत की इनकम है। आप ये नहीं कह सकते नहीं ये आपसे थोड़ी लिए, तो हमें उसने दिए हैं, मैं गया था उसने कहा ले लो, ठीक है ना। जो अनुदान होता है ये, अब देखो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, यहां हम गड़बड़ी कर जाते हैं कई बार। क्या ऐसे करते करते ये क्या करते हैं, बदमाशी कर जाते हैं, करते करते यहां थोड़ा सा शब्द दे देते हैं, ऐसे दे देंगे सब्सिडी,
ठीक है, हम चलते चलते समझ नहीं पाते हैं इसको, और मैंने अक्सर देखा है कई मिलते हैं, कई बच्चे इसको एक ही मानते हैं। एक नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एक नहीं है। अनुदान तो वो होता है कि आपके खाते में पैसे डाल दिए, जैसे किसानों को 6,000, राजस्थान सरकार 8,000 दे रही है, ये अनुदान है, डायरेक्ट पैसा आ गया आपके पास, अब आप करो जो करना है, ये अनुदान होता है। सब्सिडी का मतलब होता है छूट, ठीक है ना, जिससे एलपीजी सिलेंडर पर आपको छूट दी गई, वो सब्सिडी है, अनुदान नहीं है, ठीक है ना। सब्सिडी का मतलब छूट होता है, तो सब्सिडी यहां नहीं आएगी, आगे और वक्त मिला तो और बात कर लेंगे, बस अनुदान का मतलब आपको बताना था, मतलब डायरेक्ट पैसे देना, करेंसी देना, पैसे देना, ठीक है। चलिए, हम जैसे हमने तुर्की और सीरिया को भूकंप के लिए जो पैसा दिया था वो अनुदान था, सब्सिडी नहीं थी वो, है ना, उसको अनुदान। हम ऐसे थोड़ी कहेंगे हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को सब्सिडी दी, सोचो, अनुदान दिया हमने, पैसा दिया उसको, डायरेक्ट पैसा देना, ये अनुदान होता है। छोटे छोटे शब्द समझना, तो प्लस में एक और लिख दीजिए, सिक्के जारी करने से प्राप्त होने वाली आय, सिक्के जारी करने से प्राप्त होने वाली आय, सिक्के, कॉइन्स, ठीक है ना। तो सिक्के वगैरह हो गए, इन पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का, भारत सरकार का होता है, ठीक है ना। ये जारी कर, सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारत सरकार को है। आगे चलकर और डिटेल करेंगे, वो अलग बात है। यहां आप ये शब्द भी लिख सकते हो, वित्तीय सेवाएं, मतलब सरकार जो आपको वित्तीय सेवाएं देती है, फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे सरकार ने यूपीआई निकाला, यूपीआई, ठीक है ना, पेमेंट वाला। अब सरकार क्या करती है, यदि आप पेमेंट करते हो तो इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, होता है ना यूपीआई। यूपीआई जैसे आपको दिया, इस्तेमाल करो तो कह जी आप इतनी राशि का करते हो तो इतने कट जाएंगे, इतना इतना करोगे तो नहीं कटेंगे, एक दिन में इतने ही ट्रांसफर होंगे, ज्यादा करने हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप नौकरी लगोगे ना तब आपको पता लगेगा, भाई इतने से ज्यादा एक दिन में ट्रांसफर करना है तो हमें बताओ किसको दे रहे हो, कहां दे रहे हो आप। आपके 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 3 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, नीचे आ जाता है कट के इतने, ठीक है ना। वो वित्तीय सेवाएं होती है। सरकार अपने भी कोई भी फाइनेंशियल सर्विस आपको देगी तो उससे पैसा चार्ज करेगी, उससे भी सरकार को इनकम प्राप्त होती है, ठीक। समझ में आई जी बात सारी। अब मुझे ये बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। देखो आगे चलकर हम बात करेंगे। देखिए जो रुपया होता है ना, जो 2 रुपये से ज़्यादा, हालांकि 1 रुपया भी जारी करने का अधिकार भारत सरकार को होता है, लेकिन 2 रुपये से ऊपर की जो करेंसी होती है, ठीक है ना, उसको जारी करने का अधिकार आरबीआई को होता है, ठीक है। और जो सिक्के जो बनाते हैं, जैसे टकसाल, सिक्के बनाने का जो काम करती है वो सरकार करती है, ठीक है। हाँ ठीक है, सिक्कों पर आरबीआई भी लिखा होता है, भारत सरकार भी लिखा होता है, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के को कभी आप गौर से देखना, उस पर भारत सरकार लिखा हुआ मिलेगा। 1 रुपए के नोट को देखना, भारत सरकार लिखा हुआ मिलेगा। 2 रुपए का सिक्का उठा के देखना, आपको अलग रूप मिलेगा। 2 रुपए का नोट उठा के देखना, आपको उस पर अलग चीज लिखी हुई मिलेगी। ये हम करेंगे आरबीआई के अंदर, आपको कई बच्चे जो कर चुके हैं वो जानते हैं, तो वहां बात करेंगे उसकी, ठीक है ना। सिक्कों का अपना एक नियंत्रण होता है, अधिकार होता है। और बोलिए, ग्रांट, GRANT, हाँ, डोनेशन कितना दिया, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, जैसे ये अनुदान है ना, कई बार क्या होता है कि देखो, जैसे मैं पढ़ता था, जब मुझे सर पढ़ाते थे तो मैं तो जो सर बोलते थे ना वो कच्ची पेंसिल से लिख लेता था, ठीक। अब आप पता नहीं करते, जैसे हम कहें कमाई, अब किताब की भाषा नहीं है ये, लेकिन जब कोई जिस सर पढ़ाते हैं, टीचर वो बोलते हैं सरकार की कमाई, क्योंकि वो बच्चा है वो इस शब्द से ज्यादा समझेगा, ठीक है। आय को पता नहीं आज का बच्चा हाय बना दे, भरोसा थोड़ी है उसका
ठीक है, तो जो जनरल शब्द होते हैं ना, जनरल वर्ड जो होते हैं, स्थानीय वर्ड होते हैं, उनको थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो, लिख लिया करो, ठीक है ना। जैसे मैंने अनुदान के बारे में बताया, कुछ भी ना समझ में आए, पता नहीं क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट पैसा दिया जाता है। इससे भी आप में एक हौसला हो जाएगा कि हाँ यार मुझे पता है, और किसी को बताओगे तो ज्यादा समझेगा वो। जब डायरेक्ट पैसे देते हैं तो अनुदान होता है, और छूट होती है वो सब्सिडी होती है। अब सब्सिडी तो छूट शब्द से ही समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब और बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, समझ में आ गई बात सारी। तो इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, आगे पेपर भी दूंगा तब पता लग जाएगा। निम्न में से गैर राजस्व प्राप्ति नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें से अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने यहां लिखा दिया फी, अब आपको कुछ फी लिखा दिया। अब होता, एग्जामिनर क्या करता है, अब यहां क्या लिखेगा, विद्यार्थियों के द्वारा भरे गए फॉर्म पर दी जाने वाली राशि। अब दे दिया, अब आपको कि सर राशि तो नहीं आई थी सर, आपने फी तो लिखाया था। समझे ना, ये अंतर आपको मिलेगा, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा तसल्ली से। अब राशि उसने दी, अब जो आप फॉर्म भरने पर जो राशि दे रहे हो, फी तो बोलते हैं उसको। अब उसने नहीं लिखा, नहीं लिखा, उसकी मर्जी है, लेकिन वो गलत थोड़ी है। समझे ना बात को ये, ठीक है। जुर्माना है, अब इसको पता नहीं किस रूप में देगा आपको वो, ठीक है। आपको दे दिया कि पुलिस स्टेशन में दिया जाने वाला जुर्माना, आपको कि सर जुर्माना तो था लेकिन पुलिस स्टेशन वाला तो पुलिस को जाएगा। अब वहां पता नहीं लगता ये पुलिस सरकारी तो है, वहां पता नहीं लगता उसको। समझे ना बात को। तो ये आपके कंठस्थ होने चाहिए अच्छे तरीके से। चले, चलो कोई बाद में दिक्कत आए तो पूछ लेना। अब देखो हमने ये पढ़ा है राजस्व प्राप्ति, ये क्या है, सरकार की आय है, सरकार की साल भर की कमाई है, ठीक है। अब ये कमाई आ गई, अब हमने क्या करना है, इस कमाई को खर्च करना है, ठीक है। अब इस कमाई को हम जहां खर्च करेंगे, जितना खर्च करेंगे, ठीक है, वो कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे राजस्व व्यय। हेडिंग डाल दीजिए राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको शब्द दिख रहा है खर्चा, लेकिन खर्चे कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक खर्चा तो ये है, जैसे मैं मेरी बात करूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बैठो आराम से एक बार। देखो एक खर्चा तो ये है कि मैंने आपको बैठने के लिए ये मेज लेके दिया, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाने के लिए ये बोर्ड लिया, ये मार्कर लिया, ये मेरा खर्चा है, समझे ना। एक मेरा खर्चा ये है कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने आपको पार्टी दे दी। नहीं नहीं वो दूंगा नहीं, सब टॉपिक को समझो, ठीक है। गर्मी पड़ रही थी, कोल्ड ड्रिंक मंगा दी। नहीं नहीं समझो, भावनाओं में मत रहिए, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपके लिए जो कोल्ड ड्रिंक मंगाई है ना, गर्मी के कारण जो कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, ये राजस्व व्यय नहीं है। राजस्व व्यय वो होता है जो मुझे करना ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मुझे ये फर्नीचर लाने ही होंगे, मुझे ये बोर्ड लाना ही होगा, कोल्ड ड्रिंक लाना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो राजस्व व्यय होता है
जिसे सरकार को करना ही होता है। जैसे सरकार के कर्मचारी हैं, उनको सैलरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। सरकार का जो ऑफिस है उस पर लाइट लगानी ही पड़ेगी, उसको सफाई वाले को पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे उसके कुछ भी हो जाओ, वो करना पड़ेगा, समझे ना। ये उसके रोजमर्रा के खर्चे ना, कहते हैं ये तुम्हारा रोज का खर्चा है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं कि मेरे संस्थान का एक महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, 50,000 तो आएगा ही आएगा, वो राजस्व व्यय है, वो राजस्व व्यय। एकदम से कोई अलग बात हो जाए कि यहां बहुत बड़ी पार्टी रख दी, वो राजस्व व्यय नहीं है, वो जरूरी नहीं है, मतलब जो जरूरी होता है, ठीक है ना। कर्मचारियों को सैलरी देनी ही पड़ेगी, चाहे आपके पास पैसा आया चाहे नहीं आया, देनी पड़ेगी आपको। कोरोना काल में आप देख लीजिए, चाहे पहले से सरकार अपना बैक रखती है, तो सरकारी कर्मचारी थे, काम पर भी नहीं आ रहे थे, तो पैसा दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें एक आसान भाषा में लिख दीजिए, जो खर्च बार बार होना है, जो खर्च बार बार होना है और आपको इसे करना ही है, आपको इसे करना ही है, जो खर्च बार बार होता है, जो खर्च बार बार होता है और आपको इसे करना ही है, इसे राजस्व व्यय कहते हैं, इसे राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, आइए एक बात और लिखो, नई लाइन से लिखो, सरकार के वे सभी व्यय जो उत्पादक प्रकृति के नहीं होते, सरकार के वे सभी व्यय जो उत्पादक प्रकृति के नहीं होते, मतलब प्रोडक्ट नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन सरकार को ये व्यय करने ही होते हैं, लेकिन सरकार को ये व्यय करने ही होते हैं, सरकार को ये व्यय करने ही होते हैं, इसे राजस्व व्यय कहते हैं। मैंने दो परिभाषाएं लिखाई है आपको, एक आपकी लैंग्वेज में और एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, और दोनों का एक ही मतलब है, आप किसी भी मतलब में समझ सकते हो, ठीक है। और दोनों परिभाषाएं गलत नहीं है, आप कहीं भी आरएस मेंस वगैरह कहीं भी लिख दो सही होगी ये, चाहे ऊपर वाली लिख दो, उल्टा ऊपर वाली ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उसमें ये झलकता है कि आपने रट्टा नहीं मारा, और ऊपर नीचे वाली लिख दोगे तो उसको पता है, जो कॉपी जांच करता है, ये इस किताब से लिए इसने, इसका मतलब ये रट्टा मार के आया है, ठीक है, इसकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये तो सरकार के वे सभी व्यय जो उत्पादक प्रकृति के नहीं होते, जैसे सैलरी दे रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, पैसा जा ही तो रहा है, समझे ना। अब ये फर्नीचर है, ये ले लिया, अब ये प्रोडक्शन थोड़ी दे रहा है, समझे ना, मतलब प्रोडक्ट तो नहीं, एक बार अलग खर्चा, अलग चीज है ये है। चले, अब इसमें भी सेम हमें वही चीजें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन, निम्न में से राजस्व व्यय में कौन नहीं आता, फिर वही चीजें। आइए इसमें लिख दीजिए, पहला लिख दीजिए, ऐसे लिखो, शामिल तरीके से लिखो, क्या क्या इंक्लूड आता है। स्थापना व्यय, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं,
ऑफिस के फर्नीचर, समझाने के लिए बता रहा हूं, पेंशन, ऑफिस के फर्नीचर है, पेंशन है, गाड़ियां है, कर्मचारी है, ये स्थापना व्यय होता है। ठीक है ना भाई, जैसे कोई इंस्टीट्यूट को स्थापित करेगा तो ये चीजें चाहिए ना, फर्नीचर भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थापना व्यय। ठीक है ना, स्थापना व्यय बोलेंगे इसको, गाड़ियां, पेंशन वगैरह ये। ठीक, आइए अब देखिए सब्सिडी। सब्सिडी, आइए आगे लिख देना, इसका अर्थ होता है छूट। अब सरकार यदि छूट दे रही है आपको, ठीक है, आपको वर्तमान में राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई योजना चल रही है, जो कि जिसका नाम बदल दिया गया है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्या नाम है, अन्नपूर्णा, हाँ अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है। अब उसमें आपने देखा होगा कि 8.5 रुपए का आपको थाली मिलती है ना, 8 रुपए की मिलती है, तो सरकार कुछ पैसा भर रही है। ठीक है ना, तो ये जो भी सब्सिडी देती है, एलपीजी पर सब्सिडी, तो अब सिलेंडर तो 1200 रुपए का ही है, अब आपको वह 900, 800, 700 में जितने मिल रहा है मुझे नहीं पता, वो जो मिल रहा है, इसका मतलब 300 रुपए या 200 रुपए जो भी है वो कौन भर रहा है, सरकार भर रही है। अब वो सरकार का पैसा लग रहा है, उससे इनकम नहीं हो रही है, इनकम नहीं है, उसका लग रहा है ले लो। पेंशन, इनकम थोड़ी हो रही है, देना पड़ रहा है उसको, बात हुई थी पहले पेंशन देंगे आपको, आप इतने साल काम करते हो, फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी है, देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। अब वो काम नहीं कर रहा है कोई भी, उसको घर बैठे मिल रहे हैं आराम से, वो तसल्ली से उसके पैसे आ जाते हैं, बीड़ी ले आता है, सिगरेट ले आता है, आराम से तो बैठा है वो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा लिखिए, पीडीएस। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए, वैसे तो आप समझ गए होंगे, राशन की दुकान, राशन की दुकान। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आपको गेहूं मिल जाएगा 2 रुपए किलो, क्या गेहूं 2 रुपए किलो है, लेकिन यहां मिल जाएगा। अब सरकार जो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी के माध्यम से जो खरीदती है, सरकार तो खरीद रही है 1500 रुपए क्विंटल गेहूं, लेकिन दे कितने में रही है, 2 रुपए में। समझे ना बात को, तो इसमें सरकार का खर्चा ही तो लग रहा है, समझ, इनकम नहीं हो रही, उत्पादक प्रकृति नहीं है, ये देना पड़ता है, पब्लिक वेलफेयर होता है ये। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार एहसान कर रही है, ध्यान रखें, होते हैं कि ये जमाना बदल गया 2014 के बाद, एहसान नहीं होता है, करना पड़ता है। ये बिठाया किस लिए है आपको, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं जॉब नहीं दे सकता, नहीं दे सकते तो सीट खाली करो, दूसरे को आने दो, होता है ये, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं होती है, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं आपको आपसे फीस ले लूं और मैं कह दूं जी मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा जी, मैं क्या करूं, तो मेरे को एक बार कह दो कोई बात नहीं गुरुजी रेस्ट करो हम भी चले, ऐसे थोड़ी होता है यार, काम करना पड़ेगा, नहीं तो हटो भाई, ये चीजें होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आप इसको इस वे से मत लेना कि हमने भूखों को खाना खिला दिया, खिलाना पड़ेगा भाई, नहीं खिलाओगे तो इस बार तो कम मिली है, अगली बार साफ कर देंगे, हकीकत है ये, हकीकत है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई ऐसी कोई जोश में आ गए और आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो बच्चे ये पकड़ लेते हैं सारा सिस्टम, फिर इनके लिए राम कुछ नहीं होता है, वो नाराजगी उसको भी प्रदर्शित करा देते हैं। ये सिस्टम है, ये लोग, ये जनता है बेटा, ये इसका कुछ नहीं कह सकते।
जनता है इसको। एक थोड़ा सा ही बोला था कि हमें 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए, उन्होंने, विपक्ष ने सीधा कैच कर लिया कि ये संविधान बदलने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरक्षण हटा देंगे। अब SC ST वाले कहते हैं यार पता थोड़ी लगता है, बदमाश का हटा दे तो हटा दे, एक बार तो इसको सेट करो तो कर दिया। अब नहीं कहेंगे ये आरक्षण हटा देंगे, और वैसे तो हटा भी नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन विपक्ष से पकड़ लिया उसने मुद्दा। ये चीजें हैं, देख लो पूरा पाडिया साफ हो गया। ये चीजें होती है, पता नहीं लगता है किसी चीज का, तो ये करना पड़ता है, ध्यान रखना। सब्सिडी देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। बहुत सारे रीजन होते हैं इसके। एक रीजन तो यही होता है कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं जीना, मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मैं इस पृथ्वी पर जी रहा हूं, जीवन जीने का अधिकार है मुझे, लेकिन आप इस फैक्ट्री को चला के पूरे पोल्यूशन को खराब कर रहे हो, उससे धुआं आ रहा है, मेरी सांस खराब हो रही है। आप कौन होते हो, बंद कर इसको। समझे ना बात को। आप कर रहे हो, जमीन है, भूमि है, उस पर आप धुआं छोड़ रहे हो, मैं परेशान हो रहा हूं भाई, तू सारा अपने शरीर के अंदर ले, मेरे पास मत आने दे। तो ये करना पड़ता है। ये इसमें ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे थोड़ी करोगे, ये ध्यान रखना हमेशा, सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड बैच 12:30 बजे वाले पढ़ चुके हैं। उसके लक्ष्य है लाभ प्लस जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कर सकते आप, आपकी जिम्मेदारी है, ये एहसान नहीं है कोई भी। आइए चौथा लिखिए, रक्षा खर्च। रक्षा खर्च, डिफेंस, ये तो बहुत आसान है। हमने राफेल खरीदा, ठीक है, अब पड़ा है वो, उसकी मेंटेनेंस चल रही है, उसको दिन में साफ करने वाला चाहिए, बीच बीच में उसको चेक भी करना पड़ेगा कहीं जंग तो नहीं लग गई। काम पता नहीं आए ना आए, भरोसा थोड़ी है, युद्ध ना हो तो नहीं आए, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना। एकदम से हमला हो जाए फिर कहेंगे एक राफेल भेजना साहब, ऐसे थोड़ी हो गया। समझे ना। अपने घरों में 2 नली रखते हैं 2 नली, वो वहीं टंगी रहती है, उसको फिर महीने में एक बार साफ करके वापस लटका देते हैं। यही होता है, कोई बदमाश आता है तो कहते हैं देख ले भाई उधर थोड़ा सा, बस उसको देखने से हो जाता है ओके जी समझ गया साहब, बस रहने दो। ये है। चले आइए, अब इसमें क्या होता है देखिए, यहां ठीक है, मैंने आपको राफेल के बारे में बताया, जानबूझकर मैंने राफेल शब्द इस्तेमाल किया, आप हंस भी लिए, अच्छी बात है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, राफेल जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये राजस्व व्यय नहीं है। यदि आपके सामने आ जाए रक्षा खर्च तो और भी तो बहुत सारे हैं, अकेला हथियार खरीदना ही थोड़ी होता है, और भी तो है, ठीक है ना। तो यहां पर आप ऐसे कीजिए, अपवाद, और स्पेशली इसको टिक कर दीजिए, ये ऑप्शन में आते हैं अपवाद। यदि कह दे रक्षा खर्च तो कौन सा व्यय हो गया, राजस्व व्यय, ठीक है ना। पूरा रक्षा खर्च, पूरा डिफेंस का, सरकार ने रक्षा मंत्रालय को इतना बजट दिया, रक्षा क्षेत्र में सरकार इतना इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, वो किस में आएगा, राजस्व व्यय में। अपवाद में लिखिए हथियार, टैंक, टैंक, विमान की खरीदी पूंजीगत व्यय होती है, पूंजीगत व्यय होती है, कैपिटलिस्ट एक्सपेंडिचर। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे पूंजीगत व्यय क्या होता है, लेकिन इसको यही इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, पूंजीगत व्यय होती है। तो वापस मुझे बताइए,
रक्षा खर्च किसके अंदर आएगा? ठीक है, और राफेल विमान की खरीदी पूंजीगत व्यय आएगी। हमने कोई भी हेलीकॉप्टर खरीदा है, हमने कोई भी बंदूकें खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, वो सब पूंजीगत व्यय में आएगा। ये रक्षा खर्च का अपवाद होता है, अपवाद क्वेश्चन होते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाइए पांचवा लिखिए, सामाजिक कल्याण के कार्य। सामाजिक कल्याण के कार्य। सामाजिक कल्याण के कार्य, आप पब्लिक वेलफेयर के कोई भी काम करते हो वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, छठा लिखिए, सहायता अनुदान। सहायता अनुदान जो राज्यों व राष्ट्रों को दिया जाता है। जो राज्यों और राष्ट्रों को दिया जाता है। ठीक है, अब ये इसमें कौन सा आता है? इसमें ये आता है कि ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया को इतना इतना पैसा दिया, वो सब इसके अंदर आता है। समझे ना बात को? जो पैसा सहायता अनुदान दूसरे देशों को हम देंगे, मालदीव में पानी कम हो गया, हमने पानी भेज दिया, वो जो खर्चा आएगा वो इसके अंदर आएगा, वो राजस्व व्यय है। समझ में आई बात सारी? 6 हो गए ये, इनका ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जैसे ये छठा हो गया, ये इसमें दिक्कत आ जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसके अंदर, तो तभी एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ऑप्शन देता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसको लगेगा नहीं ये है, ऐसा लगेगा उसको। ठीक है ना, ये चीजें हैं सारी। तो यदि हम दूसरे देश से सहायता लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा देश हमें सहायता देता है, वो क्या है बताइए? राजस्व प्राप्ति, उसको प्राप्ति बोलेंगे। ठीक है ना, और यदि हम किसी को देते हैं वो राजस्व व्यय होता है, क्योंकि ऐसे शब्द डालते हैं वो। ठीक है ना, सब्सिडी भी डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्थापना व्यय भी डाल देते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें आगे, आइए, होगी बात सारी? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलें, आइए। हमने राजस्व प्राप्ति पढ़ ली, राजस्व व्यय पढ़ लिया। अब मेरा जो तीसरा शब्द है वो है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, चलें। देखिए, राजस्व आप समझ गए और घाटा आप जानते ही हो। इसका मतलब ये होता है खर्चा ज्यादा, इनकम कम। इसका अर्थ ये निकला कि जब हम माइनस करेंगे तो राजस्व घाटे में सबसे पहले हमें राजस्व प्राप्ति लिखनी होगी या राजस्व व्यय लिखना होगा? बताइए। राजस्व घाटे में यदि आप किसको माइनस करोगे?
व्यय ज्यादा होगा तो व्यय पहले लिखना होगा, समझे ना, तभी तो माइनस निकलेगा। तो ये मुझे बताओ क्या ये सही है, कॉम्बिनेशन समीकरण सही है? ये बहुत आसान से करना है, चीजों को समझते हुए। घर पे पढ़ के आओगे, कल पूंजीगत आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ ये। फिर एक क्वेश्चन पेपर दूंगा आपको 10 से क्वेश्चन का, ठीक है ना, उसको सोल्व करना है क्लास के अंदर, तब जाके ये तैयार होगा मामला। क्या ये सही है? ऐसे आते हैं आपके ऑप्शन के अंदर, ये आता है, उसमें प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, कोई और जोड़ देगा, ऐसे आएगा। बहुत आसान है, बस अपने स्थिर रहो बस। चले, अब एक शब्द और होता है राजस्व अधिशेष, इसको बोलते हैं रिवेन्यू सरप्लस। रिवेन्यू सरप्लस, सरप्लस नाम सुना होगा। अधिशेष तो इसका हिंदी वर्ड है। कहते ना कितना सरप्लस है, इसका मतलब क्या होता है? इस राजस्व अधिशेष इज इक्वल टू राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। अब यहां मैथ मत लगाने देना, कोई बात नहीं गुरुजी हम वहां पर प्लस लगा देंगे तो बात तो एक ही होती है, ऐसा नहीं। इसको यदि उल्टा टेढ़ा कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। आपके सामने है सारी चीजें, और एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता है। आपके लिए तो एक ही बात, अरे सर वो कर दो, उसमें ऐसे करके सर हमें बताया था, सर ने ऐसे करके उसको ऐसे कर दो, वो फिर बाद में वो करते ही रह जाओगे और बचेगा कुछ नहीं। तो राजस्व घाटा समझ गए, व्यय प्राप्ति। राजस्व अधिशेष क्या होता है बताइए? प्राप्ति माइनस व्यय। समझे ना बात को? चलिए देखो, ये शब्द इतने आसान नहीं होते हैं, ठीक है ना। हमें व्यय घाटा आप समझ गए, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। हमारे सामने एक नया शब्द आया है अधिशेष, ठीक है ना। इसको समझो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि एक शब्द आपके समझ में आने चाहिए। 2 मिनट रुक जाइए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और इसके माध्यम से आपको ये समझा रहा हूं कि अधिशेष क्या होता है, सरप्लस क्या होता है। जैसे एक किसान है, उसकी गेहूं पैदावार ये हुई 50 केजी। केजी तो क्या करते हो यार, 50 क्विंटल हो गई। एक किसान के खेत में गेहूं पैदा हुआ 50 क्विंटल, ठीक है। अब इस 50 क्विंटल जो ये पैदा हुआ, इसमें से इसने 10 क्विंटल घर में रख ली, ठीक है, घर में रख ली। इसने मार्केट में नहीं निकाला इसको। और 40 क्विंटल इसने क्या किया, बाजार में बेच दी, ठीक है। ये एक पिक्चर आप हमेशा देखते हो, ठीक है। तो इसमें जो ये 40 क्विंटल इसने जो बेची है, यह अधिशेष होता है, सरप्लस होता है। समझे ना, इसको अधिशेष बोलते हैं। तो थोड़ी सी जटिल प्रक्रियाएं हैं ये,
हम इतना नहीं, इतना आया इतना गया बराबर, ऐसे नहीं है। लाभ हानि वाला मामला नहीं है ये। अधिशेष का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब वो हिस्सा जो बाजार के अंदर आया है, समझे ना। अब ये 10 है, ये तो खा गए, कहां से लाया, ये तो मामला गया अंदर। जो काम कर रहा है, ठीक है भाई, वो 10 वाला भी काम कर रहा है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के आधार पर बात कर रहे हैं। जो काम कर रहा है मार्केट के अंदर, आगे जाएगा उधर जाएगा, कोई बिकेगा, आटा बनेगा, जो भी बनेगा, वो कौन काम कर रहा है, वो तो यही कर रहा है ना, ठीक है ना। समझ रहे ना मेरी बात को आप। कहीं ये मत समझना सर ये काम तो करता ही है, काम तो करता है ये, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के आधार पर इसको हम देख रहे हैं। तो वो जो 40 क्विंटल होगा ना, वो अधिशेष होगा। समझे मेरी बात को, ठीक है ना। जैसे हमने व्यय किया, अब यदि हम व्यय की बात करेंगे तो आप कहोगे सर खर्चा ही तो है, वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन राजस्व व्यय कोई भी खर्चा नहीं है, समझे ना। कोई भी खर्चा नहीं है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय का उसका अपना है, समझे ना। ये फर्नीचर राजस्व व्यय है, कोल्ड ड्रिंक मंगा दी, ये राजस्व व्यय नहीं है, ये है। हालांकि दोनों को क्या कहते हैं, खर्चा, समझे ना। ये आप घर पे जाके थोड़ा सा कमरा बंद करके 15-20 मिनट इसको खुद से बातें करना, ये बता रहा हूं बेटा, ये चीजें आती नहीं है समझ में। अभी तो आधा है, अभी तो पूंजीगत और पड़ा है, और फिर उनको और मिलाना है, और फिर वो राजकोषीय घाटा और आएगा, इसका मिलता जुलता शब्द है वो और आएगा। तो हमें मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है, और सीढ़ी दर सीढ़ी को यदि हम बार बार पढ़ के आएंगे ना, तो फिर वो हमारे दिमाग में ज्यादा रहेगा। यदि इसको कल पढ़ के नहीं आए तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए जी, हो गया ये, ठीक है, उतार लीजिए इसको। चलें, आइए। अब ये एक तरीके से आपका राजस्व बजट कंप्लीट हो गया। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए बी पोर्शन, क्या आ जाएगा, पूंजीगत बजट। तो कल जो मैं आपसे बात करूंगा वो पूंजीगत बजट की बात करूंगा, इससे मिलती जुलती पढ़ के आना है इसको, ठीक है ना। रीडिंग मारना कम से कम 3-4 बार, और क्लास में जो बातें हुई है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, डिस्कशन करना। और फिर देखिए, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट तय करते हैं, ध्यान रखना। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, ये वो नहीं है। ये 1-2 भी क्वेश्चन आगे, 1-2 की छोड़िए, एक भी आ गया ऊपर नीचे कर देगा मेरिट को, ध्यान रखना। ये चीजें होती है। चलिए इसके आगे की बात कल करेंगे।